सिया को करण की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उसने फोन को अपने कान से थोड़ा दूर किया और एक गहरी सांस ली। क्या करण सच में ये कह रहा था? क्या उसे सिर्फ अपनी एजेंसी के फंड की चिंता थी? करण, तुम ये क्या कह रहे हो? सिया ने हल्की आवाज में कहा। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। करण ने दूसरी ओर हल्के से स्वर में जवाब दिया। अरे सिया, मैं तो बस प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो ना, अगर तुम 2-3 साल के लिए अपने दादाजी के बिजनेस में काम कर लो तो एक तो उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी और दूसरा हमारे पास अपनी मॉडलिंग एजेंसी खोलने के लिए अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाएगा। फिर हम दोनों मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। सिया के मन में तूफान उठ रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बगीचे में माली पौधों को पानी दे रहा था। शाम का वक्त होने को आया था और आसमान में हल्के बादल छाने लगे थे, पर सिया के मन में जैसे घने काले बादल मंडरा रहे थे। करण, तुम्हें याद है ना हमने क्या सपना देखा था? सिया ने धीरे से कहा। हमने कहा था कि हम दोनों एक साथ इंडस्ट्री में नाम कमाएंगे। तुम मेरे लिए मॉडलिंग असाइनमेंट लाओगे और मैं तुम्हारी एजेंसी का चेहरा बनूंगी। ये हमारा साझा सपना था करण। करण ने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया। हाँ सिया, वो सपना अब भी वैसा ही है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा समय लगेगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है। मेरे पास कोई बड़ा नाम नहीं है, ना ही पैसा है। ऐसे में तुम्हारे दादाजी के पास जाकर क्या कहूंगा कि मैं आपकी पोती से प्यार करता हूँ और उसे मॉडलिंग की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, जबकि मेरे तो खुद के पास भी कुछ नहीं है। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर सिमटती जा रही है। एक तरफ उसके दादाजी थे जो उसकी शादी करा देना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर करण था जो उसे अपने परिवार के बिजनेस में काम करने के लिए कह रहा था, और बीच में वो खुद थी, जहां उसके टूटे सपने उसके हथेली पर नजर आ रहे थे। सिया ने थोड़ा नाराज होते हुए पूछा, तो इस सब में मेरा क्या? इस सब में मेरे सपनों का क्या? तुम जानते हो करण, मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने इस मॉडलिंग करियर में अपना नाम कमाने के लिए हर तरह से अपने आप को तैयार किया है, और इसीलिए मैंने बहुत जी जान से कोशिश भी की है। और अब तो मेरे पास मॉडलिंग ऑफर्स भी आ रहे हैं, और अब जाकर तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूं। अगर आज मैंने मौकों को छोड़ दिया तो कल ये मौके पलटकर मेरे पास नहीं आएंगे। सिया की बात पर झुंझलाकर करण ने कहा। अरे नहीं सिया, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतजार करो। ये ऑफर्स तो आते रहेंगे। तुम खूबसूरत हो, तुम इतनी टैलेंटेड हो कि अभी नहीं, तुम जब चाहोगी तुम्हें ऑफर्स मिल जाएंगे। सिया ने अपनी बात रखते हुए कहा। नहीं करण, वक्त और मौके किसी का इंतजार नहीं करते। तुम्हें शायद अब भी अंदाजा नहीं है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। यहाँ रोज नई लड़कियां आती हैं। मैं कॉलेज ब्यूटी क्वीन रही हूँ, इसलिए मेरे पास ऑफर आ रहे हैं। 2-3 साल बाद कोई मेरा नाम तक नहीं जानेगा, और 2-3 साल में तो न जाने कितनी ही ब्यूटी क्वीन आकर चली गई होंगी। करण चुप हो गया। सिया को उसकी खामोशी और ज्यादा परेशान कर रही थी। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और उन लेटर्स को देखने लगी जो फिलहाल उसके सामने बिखरे पड़े थे। सिया ने कहा। करण, तुम जानते हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार अपना सपना बताया था तो क्या तुम्हें याद है तुमने मेरा कितना साथ दिया था? तुमने ये कहा था कि तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी मॉडलिंग एजेंसी खोलोगे। तुमने कहा था हम साथ में काम करेंगे। करण ने सिया की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। मैं अब भी वही कह रहा हूँ, बस अब हालात बदल गए हैं। मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तभी मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। तुम ही सोचो, ऐसे आवारा लड़कों की तरह तुम्हारे दादाजी के सामने जाकर किस मुंह से तुम्हारा हाथ मांगूंगा? तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कुछ तो हो मेरे पास। सिया ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो भंवर में फंसती चली जा रही है। ना तो वो अपने दादाजी की बात मान सकती है और ना ही इस वक्त करण की बात मान सकती है। सिया ने
करण से सवाल करते हुए कहा, तो करण एक बात बताओ, अगर मैं अपने दादाजी के बिजनेस को ज्वाइन कर भी लेती हूँ तो क्या गारंटी है कि तुम 2-3 साल में सब कुछ स्टैब्लिश कर लोगे? क्या गारंटी है कि दादाजी तब तक मेरी शादी के लिए रुके रहेंगे? अगर उनको कोई ढंग का लड़का आज मिल जाए तो वो आज मेरी शादी करा दे। परिवार में मेरी स्थिति तो तुम अच्छे से जानते हो। करण बस अपनी बात पर अड़ा हुआ था। करण ने सिया की बात को नकारते हुए कहा, तुम ऐसा सोचती ही क्यों हो? तुम मुझ पर भरोसा करो ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी अपनी एजेंसी खड़ी कर लूंगा और फिर तुम्हारे दादाजी से तुम्हारा हाथ भी मांग लूंगा। पर इस सब की बेसिक नीड पैसा है। इस वक्त मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। एजेंसी खड़ा करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। सिया ने झुंझलाकर कहा, तो अगर बात कल करनी है तो आज करो ना। जो काम मुझे बाद में करना है वो मैं अभी भी तो कर सकती हूँ। तुम सपोर्ट करने को तैयार क्यों नहीं हो? करण अब शायद थोड़ा इरिटेट हो चुका था। करण ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं बस प्रैक्टिकल हूं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे दादाजी ये सोचे कि मैं तुमसे तुम्हारे पैसे के लिए शादी कर रहा हूं। बात तो सही थी, लेकिन सिया को लगा कि शायद करण कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सिया ने करण को दादाजी की तरफ से कहा, तुम जानते हो, मुझे दादाजी ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो मैं उनका बिजनेस ज्वाइन कर लूं या फिर वो मेरी शादी किसी से करवा ही देंगे। अगर तुमने अब उनसे बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। करण ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, तुम एक काम करो, अपने दादाजी से कह दो कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, तुम्हें सोचना है। तब तक मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। सिया को लगा कि कहीं भी बात नहीं बन रही है। ना तो दादाजी उसकी बात समझ रहे हो, ना ही करण उसकी बात समझना चाहता है। हर तरफ से उसके लिए रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। शाम होने लगी थी, अंधेरा घिरने लगा था। गार्डन में लगे हुए लैंप्स जला दिए गए थे। तब सिया ने बड़े हताश होते हुए कहा, करण मैं थक चुकी हूँ। मैं हर किसी को समझाते समझाते थक गई हूँ। दादाजी मेरी बात सुनना नहीं चाहते, तुम मेरी बात समझना नहीं चाहते, तो मैं करूं क्या? करण ने सिया को प्यार से मनाते हुए कहा, सिया मेरी जान, मैं समझ सकता हूँ तुम कितने प्रेशर में हो, पर प्लीज मेरी बात मानो। थोड़ा इंतजार करो, मैं वादा करता हूँ सब जल्दी से ठीक हो जाएगा। सिया ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो खुद से सवाल कर रही हो, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा या ये बस एक महज झूठा वादा है? सिया की ओर से चुप्पी सुनकर करण ने कहा, सिया, सिया सुन रही हो ना? सिया ने लंबी आह भरते हुए कहा, सुन रही हूँ। करण ने आगे कहा, तो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम दादाजी को समझा दो, थोड़ा वक्त चाहिए। मॉडलिंग ऑफर्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात तुम्हारी जो अभी ऑफर हाथ में है, उसको लेकर अपने दादाजी को नाराज मत करो। सिया को करण की बात सही नहीं लगी। वो अपने सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, करण मुझे लगता है हमें आराम से बात करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त हम दोनों बात करने की स्थिति में नहीं है और मुझे भी थोड़ा सोचना है। करण ने ठीक है कहकर फोन काट दिया और सिया औंधे मुंह अपने बिस्तर पर लेट गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त किस तरफ और किस दिशा में सोचे। दादाजी की तरफ सोचे, करण की तरफ से सोचे या खुद के सपनों की तरफ से सोचे।
उसका दिल किसी एक के लिए राजी ही नहीं हो पा रहा था। फाइनली सिया बिस्तर से उठी और उसने उन लेटर्स को उठाया, एक एक करके पढ़ने लगी। उन सभी लेटर्स में उसकी खूबसूरती, उसके टैलेंट की तारीफ की गई थी। ये सब कुछ एक बहुत अच्छा मौका था जिसे सिया गंवाना नहीं चाहती थी। सिया उठी, उसने अपने पोर्टफोलियो को निकाला। पोर्टफोलियो में उसने कहीं छोटे से स्टूडियो से सिंपल तस्वीरें खिंचवाई थी जो उसके टैलेंट की वजह से एक अलग ही निखार लेकर उभर रही थी। कभी ग्लैमरस, कभी बहुत सिंपल, कभी ट्रेडिशनल, अलग अलग तरह के कपड़ों में सिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। कई महीनों की मेहनत के बाद एक एक करके इस फोटो के पोर्टफोलियो को उसने बनाया था, लेकिन अब सब कुछ बेकार होता नजर आ रहा था। तभी सिया के मन में एक बार ख्याल आया कि क्या वाकई में दादाजी से एक बार बात करके देखना चाहिए। करण तो खुद से ही कंफ्यूज नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त कोई उसे समझ नहीं रहा, ये बात तो कंफर्म है।